बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत काली थी। दुल्हन बनी डर रही थी कि कहीं शौहर तलाक ही न दे दे। कुछ देर बाद शौहर कमरे में आया तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। मुझे देखते ही बोला, तुम तो बहुत काली हो, मेरे साथ जचोगी नहीं। मगर उसी वक्त शौहर बोला, इसका इलाज है मेरे पास। हर रात मैं तुम्हें ये गोरा करने वाला इंजेक्शन लगाऊंगा। इससे तुम कुछ ही दिनों में गोरी हो जाओगी और फिर हमारी जोड़ी चांद सूरज की लगेगी। यूं रोजाना शौहर मुझे वो इंजेक्शन लगा देता और मुझे कुछ भी होश न रहता। मगर सुबह जागती तो शौहर घर पर ना होता। एक रात अचानक सास खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली, बहू, तेरा शौहर तो निकाह के फौरन बाद ही भाग गया था। अब वो तेरी तस्वीर देखते ही भागता चला आया है। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई। मैं बहुत काली थी। इस सबब खानदान भर में कल्लो के नाम से मशहूर हो चुकी थी। हालांकि मेरा इतना अच्छा सा नाम था, फातिमा, मगर कोई भी मुझे इस नाम से पुकारता ही नहीं था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और शादी की उम्र को भी पहुंच चुकी थी। मगर खानदान वालों ने आपस में ही सारे रिश्ते कर लिए थे और मुझे किसी ने पूछा तक नहीं था। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता भी फुप्पो ने अपने बेटे के लिए ले लिया था। मगर अब्बू ने घर भर में ऐलान कर रखा था कि जब तक मेरी बड़ी बेटी कल्लू की शादी नहीं हो जाती, मैं अपने किसी बच्चे को भी नहीं ब्याहूंगा। मुझसे छोटा अरसलान था और फिर तीसरे नंबर पर बहन थी। नबीला और फुप्पो का बेटा एक दूसरे को बहुत चाहते थे, मगर उनकी शादी मेरी वजह से रुकी हुई थी। नबीला उठते बैठते हर वक्त मेरे लिए दुआ करती रहती थी। कहती थी, कल्लो बाजी, तुम्हारी शादी होगी तो हमारे सरों से तुम्हारा स्याह साया टलेगा। अपनी बहन की ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा उदास हो जाया करती थी। न जाने मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे इंसान क्यों न समझते थे। अम्मी ने रिश्ते कराने वाली औरतों को ढेरों ढेर नोट भी दे रखे थे कि किसी न किसी तरह बस मेरा रिश्ता हो जाए। अब हालात ये थे कि हमारे घर में हर रोज दावत का समा होता था। हम सफेद पोश लोग थे। मेरे वालिद की इतनी आमदनी नहीं थी जो इस तरह लुटाई जाती। ये सब देख देख कर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। हर बार मेरे रिश्ते से इनकार हो जाया करता था और हर बार यही वजह सामने आती थी कि लड़की काली है। ये सब बातें मेरे दिल पर नक्श होने लगी थी। मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगी थी। मैंने आईना देखना भी छोड़ दिया था। मैं सबसे कट के रह गई थी। अब मैंने घर भर में ऐलान कर दिया था कि मेरे लिए कोई रिश्ता ना आए, मुझे नहीं करनी शादी। खैर, यूं कुछ अरसा तो चला, मगर एक दिन अब्बू मेरे पास आए और कहने लगे, कल्लो बेटा, फिक्र न करो, जिंदगी में हर इंसान पर मुश्किल वक्त आता है। तुम्हारा ये मुश्किल वक्त है, ये कट जाएगा। मैं चुप ही रही थी। उस दिन के बाद फिर से मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। एक दिन अरसलान अम्मी के पास आया और कहने लगा, अम्मी, अपनी बहन की शादी के लिए अपनी सी कोशिश मैंने भी की है। आगे अल्लाह को जो मंजूर, आप कल्लो बाजी को तैयार कर दीजिएगा। जब नबीला ने ये बात सुनी तो बोली, यहाँ तो मैं आपका रिश्ता करवा कर ही रहूंगी। शाम 4 बजे मेरे रिश्ते के लिए लोगों ने आना था। नबीला मुझे 1 बजे ही घर से ले गई थी। वो मुझे मोहल्ले में बने पॉलर में ले गई थी। नबीला पॉलर वाली लड़की से बोली, उस्मा, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, कल्लो बाजी को आज इस तरह का बना दो कि ये अपना चेहरा भी न पहचान पाए। दुनिया जहां की हर बेस जो तुम्हारे पास है, इसके चेहरे पर लगा दो। वो हंसकर बोली, तुम फिक्र ही ना करो। और फिर मैं आंखें मूंद कर लेट गई थी। न जाने उस्मा मेरे चेहरे के साथ क्या क्या कर रही थी। 3 घंटे वो मेरे चेहरे पर चीजें बदल बदल कर लगाती रही थी और जब मुझे मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया तो कहने लगी, कल्लो बाजी, अब जरा अपना चेहरा तो आईने में देखें। मैं तो अपना चेहरा देखकर ही दंग रह गई थी। ऐसा लगता था जैसे मैं अभी अभी अंडे से निकल कर आई हूँ। मैं इतनी गोरी लग रही थी कि अपना आप भी मुझसे पहचाना नहीं जा रहा था। नबीला बोली, चलो कल्लो बाजी, घर चलते हैं। आज तो तुम्हारा रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, नहीं नबीला, मैं लड़के वालों के सामने ऐसे नहीं जाऊंगी। खुदा का कुछ खौफ करो, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगी। नबीला बोली, बाजी चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते अब ये हरकतें छोड़ दो। सारी जिंदगी हमारे सरों पर यूं ही बैठी रहोगी क्या? मैं रोने लगी थी। नबीला चीख पड़ी थी। कहने लगी, बाजी, बेस खराब हो गई तो आपको मजीद 2 घंटे इसी पोजीशन में बैठना पड़ेगा। मैं आज आपको बिना मेकअप के किसी के सामने लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मैं बहुत मजबूर हो चुकी हूँ। इस सब के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इसीलिए मुझे 3 किलो मेकअप के साथ लड़के वालों के सामने पेश होना पड़ा था। लड़के की वालदा और बहन आई थी। मैं तो इतनी शर्मिंदा थी कि आंखें भी नहीं उठा पा रही थी। जबकि मुझे देखकर लड़के की वालदा और बहन बहुत खुश हो गई थी। लड़की की आवाज मेरे कानों में गूंजी थी। कहने लगी, अम्मी, ये तो देखें कि भाभी कितनी हसीन है। मुझे तो अपने भाई के लिए यही लड़की चाहिए। वो औरत भी बोली, हाँ हाँ सादिया, हमें मुजम्मिल के लिए ऐसी ही नाजुक सी लड़की चाहिए थी। सबसे बढ़कर यह कि लड़की में सजने संवरने की तमीज है। देखो तो इसने खुद को कितने खूबसूरत अंदाज में तैयार किया है।
मैं थोड़ी देर वहीं पर बैठी रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई थी। जब वो औरतें वापस अपने घर चली गईं, तो मैं अपनी अम्मी के पास आकर बैठ गई। अम्मी कहने लगी, कल्लो, लगता है आज तेरे नसीब खुल जाएंगे। मैं रोने लगी और अम्मी के गले लग गई। मैं बोली, अम्मी, ये सरासर धोखा है। मैं ऐसी नहीं हूँ जैसी इस मेकअप ने मुझे बना दिया है। शादी की सुबह जब मैं मुंह धोकर उनके सामने जाऊंगी तो क्या वो मुझे तलाक देकर घर से नहीं निकालेंगे? अम्मी भी उदास हो गई थी। कहने लगी, बेटी, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो माँ होने के नाते तुम्हारे अच्छे नसीबों के लिए दुआ ही कर सकती हूँ ना। मैं चुप कर गई थी। इसके अलावा मेरे इख्तियार में कुछ भी न था। कोई मेरी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं था। और फिर वो दिन भी आ गया जब लड़के वालों की तरफ से हाँ हो गई थी। मेरी शादी का दिन तक तय पा गया था। नबीला ने पहले से ही पॉलर वाली लड़की से कह रखा था कि तुम ही मेरी बहन को दुल्हन बनाओगी। लेकिन मैं एक और धोखा अपने ससुराल वालों को नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मैं अब्बू के पास चली गई थी। मैंने अब्बू को अपना फैसला सुना दिया था। मैं कहने लगी, अब्बू, अगर शादी के दिन घर वालों ने मुझे अजीब व गरीब किस्म के मेकअप के लिए मजबूर किया तो मैं शादी से इनकार कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बखैर आफियत यहाँ से रुखसत होकर चली जाऊं तो फिर घर भर में ये ऐलान कर दें कि मेरी बेटी सादगी में रुखसत होगी। मैंने अब्बू को अपना पैगाम पहुंचा दिया था। आगे का काम अब्बू ने ही किया था। उन्होंने सख्ती से सबको रोक दिया था कि कोई मुझे मेकअप के लिए मजबूर नहीं करेगा। यूं ही करते कराते मेरी मुख्तसर सी बारात आ गई थी। सच शुक्र कि सब कुछ बखैर आफियत निमट गया था। मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई थी। मैं मुजम्मिल की सजी हुई सेज पर बैठी थी। मैंने आईने में खुद को देखा तो दिल के 100 टुकड़े हो गए थे। मैं सुर्ख रंग में बहुत ज्यादा काली लग रही थी। मुझे यही खौफ अंदर से खाए चले जा रहा था कि मेरा शौहर मुझे तलाक ही न दे दे। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला तो मेरा शौहर कमरे में दाखिल हो चुका था। वो मेरे रूबरू आकर बैठा तो बोला, फातिमा। उफ। अपने शरीके हयात के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं एकदम से जी उठी थी। शुक्र है कि किसी ने तो मुझे मेरे हकीकी नाम से पुकारा था। मैंने जब आंखें उठाकर देखा तो सामने मेरा शौहर बैठा था। मैं तो अपने शौहर का हुस्न देखकर ही दंग रह गई थी। मेरा शौहर बेइंतहा हसीन था। ऐसा लगता था जैसे कहीं से कोई शहजादा मेरी जिंदगी में शामिल हो गया हो। लेकिन वो मुझे देखकर बुझ सा गया था। कहने लगा, फातिमा, तुम तो बहुत काली हो। देखो मैं किस कदर हसीन हूं। तुम मेरे साथ जचोगी नहीं। मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जानती थी कि मैं हरगिज भी प्यारी नहीं थी। फिर भी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा शौहर मुझे शादी की पहली रात इतनी कड़वी कसीली बात कहेगा। वो बोला, अरे अरे, रोने की बात नहीं है। मैं जानता हूं तुम एक खूबसूरत लड़की हो। तुम्हारे नैन नक्श बहुत प्यारे हैं। रही तुम्हारी सियाह रंगत की बात तो मेरे पास इसका भी एक हल है। मैं हर शब तुम्हें व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगा दिया करूंगा और तुम दिनों में ही इतनी सफेद हो जाओगी कि खुद अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगी। वो बोला, तुम्हें ये सब मंजूर है ना? मैं खामोशी रही थी। अलबत्ता ना चाहते हुए भी मैंने हाँ में सर हिला दिया था। मेरा शौहर उठा और बाहर निकल गया। मेरी आंखें भीग चुकी थी। मुझे माशरे की इस दोहरे मयार ने बहुत दुख दिया था। न जाने हम लोगों ने गोरी रंगत को खुद पर इतना हावी क्यों कर लिया है। क्या जो सांवला हो या काला हो वो इंसान नहीं होता? न जाने हम मगरिबी लोगों जैसे क्यों बनना चाहते हैं। न जाने हमने हुस्न के मयार को इतना मुश्किल क्यों बना लिया है। सादा चेहरे तो अब किसी को भाते ही नहीं। लोगों के मनपसंद बनने के लिए सर्जरियां करवाई जाती हैं, व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरा शौहर मेरे लिए भी एक इंजेक्शन ले आया था। उसने जैसे ही वो इंजेक्शन मुझे लगाया मेरी आंखें भारी होने लगी थी और मुझ पर नींद तारी हो गई। मैं जब सुबह सोकर उठी तो मैं अपने उरूसी लिबास में मलबूस थी। मैं जल्दी से उठी और नहाकर कपड़े बदल लिए थे। मेरा शौहर कमरे में नहीं था। मुझे अकेले ही कमरे से बाहर जाना पड़ा था। मेरी नंद झट से आकर मेरे पास बैठ गई थी। कहने लगी, भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं मुस्कुरा दी थी। अलबत्ता अपनी ये तारीफ सुनकर मुझे किसी किस्म की कोई खुशी नहीं हुई थी। जब मुझे मेरे शौहर ने धुतकार दिया फिर मैंने लोगों से तारीफें करवा कर लेना ही क्या था। मैं इधर उधर मुंतजिर निगाहों से अपने शौहर को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया था। मैंने अपनी नंद से अपने शौहर के मुतालिक पूछा था। कहने लगी, भाभी, मुजम्मिल भाई अपने किसी काम से गए हैं। मेरे भाई का काम बहुत मुश्किल है। बेचारा सारा सारा दिन काम करता है। तुम दुआ करो ना कि मेरे भाई की रोजी में खैर की बरकत हो जाए, उनका काम आसान हो जाए। मैंने असबात में सर हिला दिया था। दिन बस यूं ही गुजर गया। मैं घर के काम करने की आदी थी, इसीलिए ससुराल में ज्यादा दिन आराम नहीं कर पाई थी। मैं शादी के तीसरे दिन ही घर के काम संभाल चुकी थी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं लगता था। मुझे अपने घर वाले बहुत याद आते थे। ऐसे घर में रहने का क्या फायदा कि जब मुझे मेरे शौहर की शक्ल ही रात के 10 बजे के बाद दिखाई देती थी।
मुजम्मिल आते ही मुझे इंजेक्शन लगा दिया करते थे और मैं गहरी नींद में सो जाया करती थी। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। अभी तक यही सिलसिला जारी था। मैं ये सब बातें सोच सोच कर अब नफ्सियाती मरीजा बनती जा रही थी। अब तो मुझे अपने शौहर पर भी शक होने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर के लगाए हुए इंजेक्शन से मुझे नींद क्यों आ जाती थी, क्योंकि मैंने तो टीवी में देखा था। स्किन स्पेशलिस्ट बता रही थी कि रंगत गोरी करने वाले इंजेक्शन की वजह से अक्सर लोगों की नींद उड़ जाती है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा शौहर मेरे साथ क्या खेल खेल रहा था। अब मैं हर वक्त परेशान रहती थी। घर के काम करती थी तो कभी हाथ जल जाता तो कभी खाना जल जाया करता था। मेरी नंद मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। वो अक्सर मुझे दिलासे दिया करती थी कि भाभी, ये दिन गुजर जाएंगे, बुरा वक्त टल जाएगा। मेरी नंद मुझे इस तरह से प्यार करती थी जैसे आज तक मेरी सगी बहन नबीला ने भी नहीं किया था। उसे तो बस यही पड़ी रहती थी कि कैसे भी करके मेरी शादी हो जाए ताकि उसका रास्ता भी खुल जाए। एक दिन मैं यूं ही हालात से तंग आकर अपनी नंद के गले लगकर रो रही थी जब मेरी सास ने मुझे रोते हुए देख लिया था। कहने लगी, बहू, तुम मुजम्मिल की वजह से परेशान हो ना, तुम फिक्र मत करो, मैं उसके कान खींचूंगी तो वो सुधर जाएगा। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास मेरा दर्द अपने दिल में महसूस किया करती थी। वो अक्सर अपनी बेटी से कहा करती थी कि क्या हम फातिमा को इस घर की दरो दीवार से ब्याह कर लाए हैं, तुम अपने भाई को कुछ समझाओ। मैं नहीं जानती थी कि मेरा शौहर कभी सुधरने वाला था भी या नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया था कि अब पहले से मेरी रंगत सफेद होने लगी थी। मेरे चेहरे के साथ साथ मेरे हाथ पांव तक सफेद हो गए थे। मैं इस सफेद रंगत में बहुत जचती थी। मैं भी अपनी गोरी रंगत को देखकर बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि मैंने अपने स्याही माइल रंग की वजह से बहुत कुछ सहा था। एक रात अचानक मेरी सास खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली, बहू, तुम्हारा शौहर तुम्हारी तस्वीर देखते ही भागा चला आया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बिन शौहर के अजाब से गुजरते देखा है। बेटा, इसमें हमारी भी गलती थी कि शादी से पहले बेटी को तुम्हारी तस्वीर नहीं दिखाई। वो नहीं जानता था कि तुम स्याह रंगत की मालिक हो। जब ही तो वो निकाह के फौरन बाद घर से भाग गया था। अब मैंने फोन करके उसे खूब बेइज्जत किया है और उसे ये भी बता दिया है कि वापस लौट आओ, तुम्हारी बीवी अब गोरी हो गई है। उसे फिर भी मेरी बात का यकीन नहीं हुआ था। उसने तुम्हारी तस्वीर मांगी थी और वो तुम्हारी नन ने भेज दी। अब तो वो सर के बल वापस आ रहा है। मैं तुमसे यही कहने आई हूँ कि आज तुम अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए उरूसी लिबास पहन लो और पुरानी बातों को दिल से निकाल देना। बेटा, हमेशा औरत ही दिल बड़ा करती है तो घर बसता है। मेरी सास न जाने क्या क्या कहे चली जा रही थी, जबकि मेरी सुई तो इसी बात पर अटकी हुई थी कि तुम्हारा शौहर तो निकाह के फौरन बाद भाग गया था। मेरी सास जब कमरे से चली गई तो मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मेरी शादी को अब 1 माह हो चुका था। न जाने पिछले 1 माह से कौन मेरे कमरे में आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसीलिए जल्दी से अपनी नंद के कमरे में चली गई ताकि उसे सारी बात बता सकूं। मैं जल्दी से नंद के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर नॉक करना ही भूल गई। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह ही फना हो गई थी। सामने वही मर्द खड़ा था जो हर रात मेरे कमरे में यह कहकर आता था कि मैं मुजम्मिल हूं। उस शख्स को देखकर मैं अपने हवास पर काबू नहीं रख पाई थी, इसीलिए आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी। वह अपने बचाव की कोशिश करता रहा था। जैसे ही मैं उसे मार मार कर पीछे हटी तो मेरे सामने एक अजीब सा नजारा था। उस मर्द के बाल खुल चुके थे, जो कि लंबे घने थे। उसके चेहरे पर लगी मूंछ दाढ़ी उतर चुकी थी। मैं उसको देखकर पहचान गई थी। वो तो मेरी ही नंद निकली थी। मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रही थी। मैं बोली, तुमने ये सब क्यों किया? मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आज अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारा शौहर घर वापस आ रहा है, तो ये सुनकर तो मैं मरने वाली हो गई थी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई कि तुम्हें सब कुछ बता सकूं। मेरी नंद रोने लगी थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और बोली, भाभी, मेरा सच किसी को मत बताना। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसे राज में ही रखना, नहीं तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। भाभी, मैं हर शब्द तुम्हें वाइटनिंग इंजेक्शन में नींद की दवा मिलाकर लगाती थी। मैं फट पड़ी थी और बोली, आखिर क्यों? तुम्हारा इस सब के पीछे क्या मकसद था? वो बोली, मैं दिल के हाथों मजबूर थी। मैं मोहब्बत की खातिर ये सब कर रही थी। मैं बोली, कौन सी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मेरी नंद बोली, भाभी, शायद तुम इस बात से नावाकिफ हो, मगर तुम और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। तुम अपने काले रंग की वजह से मुमताज थी। मैं भीड़ भाड़ में भी तुमको पहचान जाया करती थी, क्योंकि मैं तुम्हारी जहानत से बहुत मुतासिर थी। मैं जरा कुन जहन थी, इसीलिए मुझे ज़हीन लोग बहुत अच्छे लगते थे। मैं जानना चाहती थी कि ज़हीन लोगों के घरों का माहौल कैसा होता है
और वो कैसे रहते हैं। एक दिन छुट्टी का वक्त हो गया था, ना मुझे कोई लेने आया था और ना ही तुम्हें। हमारे साथ गेट पर और भी बहुत सी लड़कियां थीं, मगर मेरी सारी तवज्जो तुम पर थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर तुम्हें कौन लेने आता है। तभी तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ गया। मैं तो तुम्हारे भाई की तरफ देखकर हैरान रह गई थी। वो कितना खूबसूरत था ना। मुझे वो पहली ही नजर में बहुत अच्छा लगा था। अब मैंने अपना वतीरा बना लिया था कि जैसे ही छुट्टी का वक्त होता, मैं गेट पर जाकर खड़ी हो जाती थी। मैं तुम्हारे भाई की नजरों में आना चाहती थी और मेरी 2 माह की मेहनत रंग ले आई थी। आखिरकार अरसलान ने मुझ पर नजर करम कर दी थी। वक्त के साथ साथ हमारा एक दूसरे से राब्ता भी हो गया था और ये दिल लगी मोहब्बत में बदल चुकी थी। हमने फैसला कर लिया था कि एक दूसरे के साथ ही शादी करेंगे, मगर इस शादी में सबसे बड़ा मसला तुम थी भाभी। मुझे अरसलान ने बता दिया था कि उनके अब्बू ने यह फैसला कर रखा है कि जब तक उनकी बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी, वो किसी बच्चे की आगे शादी नहीं करेंगे। भाभी, मैं शक्लो सूरत की अच्छी थी, इसीलिए मेरे लिए रिश्ते पर रिश्ता आ रहा था, मगर किस्मत की सितम जरीफी कि तुम्हारी शादी का कोई नामो निशान ही नहीं था। इसीलिए मैंने अपने भाई का रिश्ता तुमसे करवा दिया था ताकि मेरी और अरसलान की शादी की राह हमवार हो सके। मगर शादी की पहली रात भाई घर से भाग गया था और अब मेरी जान पर बन गई थी कि अगर तुमने अरसलान को बता दिया कि तुम्हारा शौहर तो घर से भाग गया है, फिर वो मेरे साथ शादी कहाँ करता। इस सब का मुझे यही हल मिला था कि मैं तुम्हारा शौहर बनकर तुम्हारे कमरे में आने लगी और वाइटनिंग इंजेक्शन के साथ साथ नींद का इंजेक्शन भी लगा देती थी। देखो भाभी, मेरी मेहनत से आज तुम्हारा शौहर घर वापस आ रहा है। फिर मेरी नंद मुझे मेरे कमरे में ले आई थी। उसने मुझे बहुत खूबसूरती से तैयार कर दिया था। थोड़ी देर बाद ही मेरा शौहर कमरे में आ गया था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा था। मैं तो अपने शौहर को पहचान ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे शौहर में और नंद में नाकाबिले यकीन मुमासलत पाई जा रही थी। अगर मेरी नंद ने मुझे धोखा दिया था तो उसमें मेरी इतनी भी गलती नहीं थी। मेरे शौहर ने मेरे सामने बैठते ही हाथ जोड़ दिए थे। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया था। दरअसल उस दिन शायद ब्यूटी पार्लर वाली ने तुम्हारे चेहरे पर सियाह मेकअप किया हुआ था और मुझे लगा कि तुम्हारी रंगत ही ऐसी है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया था। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बोली, मुजम्मिल, अगर मैं सियाह रंगत की मालिक होती तो क्या तुम मुझे कबूल न करते? मुजम्मिल ने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया था। कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम खुद सोचो तो, मुझ जैसे गोरे चिट्टे मर्द के साथ काली बीवी अच्छी लगनी थी क्या? लोगों ने मेरा मजाक ही उड़ाना था कि न जाने मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो काली बीवी मिली है। मैं चुप कर गई थी। मैंने अपने सच का गला घोंट दिया था। मेरी शादी को आज 2 साल हो चुके हैं। मेरा शौहर मुझ पर जान निछावर करता है। बज़ाहिर सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर मैं आज भी मुजम्मिल की उन बातों को दिल से नहीं भुला सकी हूँ। मेरे दिल में बार बार ये सवाल आता है कि क्या काले इंसान नहीं होते? उन्हें भी तो अल्लाह पाक ने कुछ सोच समझ कर बनाया होगा। खैर, मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करूंगी कि वो हर इंसान से मोहब्बत करने वाली होंगी, फिर चाहे कोई काला हो या गोरा हो। दुनिया में तब्दीली तभी लाई जा सकती है जब हम अपने अंदर को बदल लें। मेरी नंद और अरसलान की शादी हो चुकी है, वो भी बहुत खुश हैं। शायद जिंदगी इसी का नाम है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।